नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं दोस्तों, और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को सभी एग्जाम में और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन दोस्तों, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीएसएससी हो, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी रेलवे का हो या बैंक का हो, कोई भी जीके जीएस का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जिससे यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, है ना। इसने पूछ रहा है कि बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। श्रीमती एनी बेसेंट, तो दोस्तों इन्होंने प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। लॉर्ड कर्जन ने क्या 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और इन्हीं के शासनकाल में। और इसको रद्द किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में इसे रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और कलकत्ता को राजधानी बनाकर हटा करके दिल्ली को ही राजधानी बनाया था। कब? 1912 में घोषणा किया गया था। 11 में अगर बात करें दिल्ली से राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया था? 1911 में। लेकिन 1911 में न होकर के ये 1912 में हुआ। तो दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि दिल्ली राजधानी कब बना, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली राजधानी 1912 में बना। कब बना? 1912 में। 1 जनवरी 1912 से दिल्ली की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि पेलेग्रा रोग ये नियासिन की कमी के कारण से हो जाता है। नियासिन और थायमिन बोलते हैं। विटामिन कौन? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन ए को बोला जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 होता है। तो दोस्तों A1 का हो गया क्या? रेटिनॉल। और थायमिन हो गया विटामिन B1। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो गया? विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड का है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो दोस्तों विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का नाम थायमिन, और विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, और विटामिन सी का नियासिन, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का बोला जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी दीक्षाएं उपदेश शून्यवाद के रूप में जाना जाता है? शून्यवाद के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शून्यवाद का जनक नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पसारोनाथ। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जो वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नागार्जुन शून्यवाद का जनक के नाम से जाना जाता है नागार्जुन को। यह नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो मूल कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? 42वें संविधानिक संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया था। तो कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। आयरलैंड,
फ्रांस, रूस और चीन। तो आपके पास आंसर हो जाएगा फ्रांस, रूस, सोवियत संघ। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या लिया गया था? 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? तो सोवियत संघ से आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। आयरलैंड, चीन से कुछ नहीं लिया गया था। फ्रांस से बात करते हैं तो फ्रांस के बारे में बता देते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। अब बात करते हैं किस किस संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आपको बता दें तो मूल अधिकार जो लिया गया है हमारे संविधान में, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति दिशा तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्यों की संख्या लिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खट्टे रसीले फल में निम्नलिखित में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? खट्टे रसीले फल में निम्नलिखित में किस विटामिन को अच्छा स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। अब विटामिन ए के बारे में मैंने बता दिया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है ना। विटामिन बी का थायमीन, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन है ना, B3 का नियासिन, और विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई को टोकोफेरोल। और विटामिन डी की कमी से आयोडीन क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है जिसमें। और बात करते हैं विटामिन ई में क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों के जनन क्षमता की कमी किस विटामिन कमी के कारण से? तो विटामिन ई की कमी के कारण से पुरुषों में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। कभी कभी महिलाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से महिलाओं में बांझपन रोग हो जाता है? तो वही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण से महिलाओं में बांझपन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। 1527 में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, जिसमें अकबर एवं हेमू के नेतृत्व में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था, दोनों में बाबर की विजयी हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में जिसमें विजयी हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध में भी अकबर की विजय हुई थी जिसमें हेमू हार गए थे। तालीकोटा का युद्ध भी 1565 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रजनन संबंधी हार्मोन कौन सा है? प्रजनन संबंधी हार्मोन ऑप्शन है आयोडीन, आइसोट्रोन, मेलाथीन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? प्रजनन संबंधी हार्मोन है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन से पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन से कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों दुग्ध ग्रंथि महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो दुग्ध ग्रंथि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माण में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान निर्माण में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किए थे। बात करते हैं अगर उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किए थे, तो दोस्तों आप कुछ डेट है उसको याद रखेंगे। ऐसे 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये तीनों डेट याद रखेंगे। 9 दिसंबर क्या हुआ था दोस्तों? तो 9 दिसंबर को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर क्या बनाया गया था? तो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी में एक उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनको नाम है HC मुखर्जी। HC मुखर्जी नाम था। तो HC मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष थे
जबकि अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों के बारे में बात कर दिए। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था। प्रस्तुत किए थे कौन, प्रस्तुत किए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किए थे। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, यह भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने किसने तैयार किया था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दे दिया। आपसे पूछा जा रहा है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति योजना का जन्म दिया गया। आपके पास ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो हम इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा, तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये पंचवर्षीय योजना क्या था। तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66। तो दोस्तों अगर पूछा जाए तो पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतकाल में क्या हुआ था, हरित क्रांति लाया गया था, हरित क्रांति लाया गया था। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना हो गया। और बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद एक वार्षिक योजना लाया गया, 66 से 67, 67 से 69, 69 से 70, 3 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। फिर क्या हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना लाया गया। तृतीय के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लाया गया 69 से 74 तक, 69 से 74 तक। तो दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना लगातार चलते रहा। इस तरह से कुल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में लागू हुए थे। 12 पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया और फिर उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो हमारे 2015 से लागू हो गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म नहीं हुआ तैसे ही वैसे ही इसको नीति आयोग का लागू कर दिया गया, उसके जगह पर नीति आयोग का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो दोस्तों आपके पास आंसर हो जाएगा शाहिस्त खां। शाहिस्त खां ने बीजापुर के सुल्तान 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था और धोखाधड़ी से इनके बंगले में घुस गया था इसको मारने के लिए। तो शाहिस्त खां आंसर हो जाएगा आपका। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बंगाल। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, सांप्रदायिक कम्युनल प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों आपका आंसर यही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफल रहा था। इसका कारण था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब बात करते सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में। पूछा जाता है कि यह आंदोलन कब शुरू किया गया था। पशुओं के हड्डी तथा दांतों में मुख्य रूप से रासायनिक तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी एवं दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे सामान्य नमक सोडा नमक का नाम वो है सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम फॉस्फेट CaSO4, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4। कभी कभी सूत्र पूछ देता है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व का संयोजकता कितनी होगी। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, तो 13 किसका होगा, 13 होता है एल्युमिनियम का, है ना। तो इसका संयोजकता पूछा जा रहा है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2 8 2 8 10 + 3 13। तो 13 3 किसका हो जाएगा, उस तत्व का संयोजकता कितनी होगी, 3, संयोजकता 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, और यहीं पर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द पूछा जाएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह भी पूछा जाएगा
कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। अब बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। तो बोला जाता है कि सबसे पहले ICS एग्जाम पास करने वाला कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ किया था? नवरोज किसने आरंभ किया था? फारसी त्यौहार था नवरोज, किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलबन। किसने? बलबन आंसर हो जाएगा कि नवरोज त्यौहार तो शुरुआत किसने किया? बलबन। बात करते इल्तुतमिश में। तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को चालू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी करवाए थे और फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था? जजिया कर को लागू किया था पुनः। लेकिन सबसे पहले अगर जजिया कर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जजिया कर को किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। लेकिन उसने क्या किया था? कुछ लोगों को इससे अलग रखा था, जैसे बच्चे, बूढ़ा, बुजुर्ग लोगों को इस पे ब्राह्मण से जजिया कर को अलग रखा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इन सभी के ऊपर लागू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बाजार नियंत्रण का भी शुरू किया था। तो पूछा जाएगा कि बाजार नियंत्रण की प्रार्थना किसने किया था? यह भी पूछा जाता है कि इसमें सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा किसने चालू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1526 में लड़ी गई पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से कौन सा पराजित हुआ था? दोस्तों इसके बारे में तो पहले ही बताया था कि इसके कौन पराजित? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध में हार गया था। और द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच। तृतीय युद्ध 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। मराठा एवं अफगानों के बीच युद्ध हुआ था। किसमें? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा एवं अफगानों के बीच युद्ध हुआ था। बात करें शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी से पूछा जाता है कि इनकी स्थापना, ये पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ स्थापना कब हुआ था? तो मकबरा सबसे पहले है कहाँ इनका? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का नाम से, इसको पगला बादशाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह के नाम से जाना जाता है, जबकि बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान भी था। ये 23 भाषाओं का ज्ञाता था, फिर भी इन्हें कुछ विद्वानों ने पगला बादशाह कहा और इनके मरने पर कहा कि प्रजा को मुक्ति मिली। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बात करते हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बीच में और क्या इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापना किया था। बोला जाता है आगरा शहर को किसने स्थापना किया? तो सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बता दिया कि इस द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बड़ा शासक था खिलजी वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, एजरा कप, चैंपियंस कप। तो दोस्तों इसमें एजरा कप है, जो ऑप्शन सी है। ये आंसर हो जाएगा आपका कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध पोलो से है। एजरा कप का संबंध पोलो से है। बाकी रंगास्वामी कप, आगा खां कप, चैंपियंस कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? उच्च न्यायालय के परमादेश जारी से करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो परमादेश जारी करने की शक्ति जो होता है एक संवैधानिक अधिकार है।
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह का रिट जारी किया जाता है। 5 तरह का रिट में एक परमादेश है, तो संवैधानिक अधिकार है। तो उपरोक्त सभी में आ जाएगा, संवैधानिक अधिकार भी आएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों अगर ये पूरा वीडियो देखे हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।